हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द प्रयास इंडिया के साथ। आज प्रस्तुत हूं मैं दिग्विजय सर आप सभी के समक्ष हिस्ट्री के एक बिल्कुल नए लेक्चर के साथ। और आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हिस्ट्री प्राचीन भारत के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं द प्रयास इंडिया रांची के द्वारा शुरू की गई है ये पहल आपके लिए झारखंड सीजीएल के संदर्भ में। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो आज मैं आपकी क्लास शुरू करता हूं प्राचीन भारत के साथ। इतिहास में मुख्य रूप से आपको 3 हिस्सों में पढ़ना है इतिहास को, जो आपके आ जाते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। इसमें से आज मैं आपको प्राचीन भारत के लेक्चर शुरू करूंगा, जिसमें मैं आपको प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जो आपको सीजीएल की परीक्षा क्लियर करने में सहायता करेंगी। और मैं इस बात को भी पूरी तरह इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और जानकारियां मिले। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में आज की टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जान लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे जाते हैं। इसे हम नाम देते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। मुख्य रूप से इन्हीं 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त आप विदेशी यात्रियों के विवरण को भी पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली काउंट कर रहे हैं तो हम लोग साहित्यिक और पुरातात्विक को काउंट करेंगे। साहित्यिक और पुरातात्विक में साहित्यिक स्रोतों के तहत आ जाती हैं पुस्तकें, ग्रंथ, रचनाएं व अन्य जानकारियां, जबकि पुरातात्विक स्रोतों के तहत आ जाते हैं अभिलेख, सिक्के व अन्य। अभिलेख, सिक्के, आभूषण इत्यादि ये सभी पुरातात्विक स्रोतों के तहत आते हैं। तो इसको आगे बताने से पहले मैं शुरुआत करता हूं कुछ आधारभूत जानकारियों के साथ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं और इनके बारे में जानना एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल और बेसिक रूप में अगर कहा जाए तो बहुत जरूरी भी होता है। सबसे पहला है आपका ऐतिहासिक स्रोत के बारे में भारत के संदर्भ में। तो भारत जो है, भारत के बारे में इंडिया जो शब्द हम लोग देखते हैं ये शब्द इंडस से बना हुआ है, जिसे हम लोग संस्कृत में सिंधु भी कहते हैं। तो भारतवर्ष जो नाम है, इस नाम का सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है। आई रिपीट अगेन, भारतवर्ष जो नाम आप सुनते हैं इसका सबसे पहले उल्लेख आपको कहां मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। और इसके अतिरिक्त खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो आपके 2 क्वेश्चन यहां बन जाते हैं कि
भारतवर्ष का उल्लेख कहां मिलता है? तो आंसर हो जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी में। दूसरा आपका बन जाता है किस शासक या किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। अनदर इसके बाद पोर्शन आ जाता है भारत देश जो है यह नामांकन कैसे हुआ? तो भारतवर्ष जो है, भारत का जो नामांकन है ये कहां से हुआ? तो बताया गया है कि भारत देश का यह नामांकन ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। इसके अतिरिक्त एक और फेमस कहानी है जो आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें बताया गया है कि सम्राट दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम या इस पूरे द्वीप का नाम, सब कॉन्टिनेंट जिसे हम बोलते हैं उपमहाद्वीप, इसका नाम भारत पड़ा। आगे इसके साथ ही साथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिनका नाम था ऋषभ देव, कहा जाता है कि इनके बड़े या ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, इनके नाम पर भी इस देश का नाम या हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस प्रकार अलग अलग कहानियां, अलग अलग जानकारियां हमें प्रदान करती हैं जो यह बताता है कि भारत जो नाम है, भारतवर्ष यह जो नाम है, यह किसी एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से हमें मिला हुआ है। कई जगह से मिला हुआ है कहने का अर्थ है कि इसके बारे में जानकारी किसी एक स्रोत या एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर हमें मिलती है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि भारतवर्ष जो है ये इसका जो नाम है ये कई जगहों पर मौजूद था। आगे बताया गया है नेक्स्ट पोर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे स्रोत कौन से हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया साहित्यिक और पुरातात्विक, और इसके साथ ही साथ मैंने कहा था कि इसके अलावा एक और जो हिस्सा आ जाता है वो हो जाता है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में पहला आ गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा आ गया पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा आ गया विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरण में जब आप पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, इसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बोलते हैं। भारतीय इतिहास को जानने और समझने में सबसे बड़ा योगदान पुरातात्विक स्रोतों का ही माना जाता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, समय के अनुसार इन्हें कोई छेड़छाड़ करे और इन्हें तोड़े मरोड़े या बदले, ऐसी संभावनाएं लगभग न के बराबर होती है। इन्हीं कारणों से पुरातात्विक स्रोतों की प्रामाणिकता पर इतिहासकार सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है इन्हें। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला ये सभी आती हैं। और ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति रहता है, इसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद कहने का मतलब है आर्कियोलॉजिस्ट। आगे इसके बाद बताया गया है पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में ही अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख पत्थरों, स्तंभों, धातु की पट्टियों और मृदभांडों पर उत्कीर्ण प्राचीन विवरण होते हैं जो अभिलेख कहलाते हैं। कहने का अर्थ है पत्थर हुए, चट्टान के टुकड़े हुए, उस पे अगर खुदाई करके मैंने कुछ लिख दिया और वो कटिंग करके मैंने लिखा, जो आगे आने वाले कई सौ सालों तक वैसे ही मौजूद रहेगा, तो यह कहलाएगा अभिलेख। इसकी खासियत ये होती है कि समय के अनुसार, मौसम परिवर्तन के अनुसार इस पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और लंबे समय तक जो भी व्यक्ति यहां आएगा वो उसे देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है और यह भी पता कर सकता है कि कौन से शासक ने इस समय शासन किया था, तत्कालीन समय में शासन किया था। आगे उसके बाद बढ़ते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन पुरालेखा शास्त्र कहलाता है, जिसे एपिग्राफी कहते हैं।
और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि जो होती है उसके अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है पुरालिपि शास्त्र क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैलियोग्राफी? तो याद रखिएगा प्राचीन दस्तावेजों एवं प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र यानी कि पैलियोग्राफी कहते हैं। आगे इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। पुरातात्विक स्रोतों के बाद इससे संबंधित कुछ और जानकारियां हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। जैसे यहां पर है आपका मंदिर और दीवारों पर भी हमें ये लिखे हुए मिलते हैं। कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जो द्विभाषी तथा विदेशी भाषा में उत्कीर्ण होते हैं। कहने का अर्थ है ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई एक शासक या किसी शासक ने अगर अभिलेख लिखवाएं तो वो एक ही भाषा में लिखा हुआ रहे। कई भाषाओं में अभिलेख लिखे हुए होते हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि अभिलेख कई बार हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ही शासक के अभिलेख एक से ज्यादा भाषाओं में मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं उनकी भाषा प्राचीन काल में प्राकृत, पाली और संस्कृत थी। अशोक के अभिलेखों का सबसे बड़ा उदाहरण आप ले सकते हैं जिसमें हमें दिखाई देता है कि अशोक के अभिलेख जो हैं उसमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें अशोक के बारे में मिलती हैं। आगे बताया गया है सबसे पुराने अभिलेख हमें कहां मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर मिलते हैं और इनका समय काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। लेकिन हड़प्पा की मुहरों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसके अभिलेखों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हड़प्पा के अभिलेखों को दोस्तों अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इसी कारण से हमें हड़प्पा के बारे में पुरातात्विक सामग्रियां तो हैं लेकिन इसके अभिलेखों को नहीं पढ़े जा सकने के कारण हम लोग आज तक यह समझ नहीं पाए हैं कि उन शब्दों का अर्थ क्या है। आगे इसके बाद है भारत के बाहर अगर हम लोग देखें तो प्राचीनतम अभिलेख जो मिले हैं वो पश्चिम एशिया और एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से मिले हैं जो लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं। और इन अभिलेखों की विशेषता क्या है? इसमें देवताओं के नाम मिले हैं। कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जिन्हें अश्वनी कुमार भी बोलते हैं और ये सभी वैदिक देवता थे। तो क्वेश्चन बनता है कि एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से हमें कितने अभिलेख मिले हैं? तो इसमें एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से हमें 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख मिले हैं जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य नामक वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ बताया गया है यहां पर कि ईरान से नक्शे रुस्तम अभिलेख मिला है जो प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों के बारे में जानकारी देता है। तो ईरान से कौन सा अभिलेख मिला है? नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख। साथ ही साथ यहां पे बोला जा रहा है ईरान से एक और अभिलेख की हमें जानकारी मिलती है कस्साइट अभिलेख की और सीरिया से मितन्नी अभिलेख। तो कस्साइट अभिलेख का संबंध किससे है? ईरान से है। क्वेश्चन बनता है यहां पर सीरिया से हमें कौन सा अभिलेख मिलता है? मितन्नी अभिलेख। और मितन्नी अभिलेख की क्या भूमिका और उपयोगिता है? मितन्नी अभिलेख में हमें आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, आर्य शब्द का उल्लेख हमें कहां मिलता है? मितन्नी अभिलेख से हमें आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ बताया गया है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम के विद्वान ने पढ़ा था और ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में उनको यह सफलता मिली थी, जिसके बाद भारतीयों को और पूरे विश्व को यह जानकारी हुई कि भारत में एक ऐसा महान शासक था जिसने धम्म विजय के द्वारा बड़े पैमाने पर हासिल की थी एक विजय और इस विजय में पूरे भारत को प्रसारित किया था। आगे बताया जा रहा है अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन भारत के कुछ अन्य अभिलेख हैं जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शक छत्रप का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख,
सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक गुहा लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार शासक भोज का ग्वालियर अभिलेख, विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, और इन सभी में शुरुआती अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उल्लेख हमें मिलता है। और इस तरह से प्राचीन भारत में अभिलेख जो हैं, प्रमुख अभिलेख, इनके बारे में हमें यहां पर जानकारियां मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग जो प्रारंभ हुआ, ये कब से हुआ? तो याद रखिएगा, ईसा की दूसरी शताब्दी में या ईसा की दूसरी सदी में अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। और साथ ही साथ शक शासक थे जिनका नाम था रुद्रदामन, उनका जूनागढ़ अभिलेख था जो 150 ईस्वी में तैयार किया गया था। इसमें बताया गया है कि यह संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। आई रिपीट अगेन, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? याद रखिएगा, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख जो हमें जानकारियां मिलती हैं उसके अनुसार शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है सिक्के। तो जैसा कि मैं यहां पे आपको दिखा सकता हूं, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जो जानकारियां दे रहा हूं उसमें मैं इसकी पूर्ण पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हूं, पूर्ण पुष्टि कर भी रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आपके पास रहें, जिससे कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आपके पास भरपूर जानकारी हो, प्रचुर मात्रा में जानकारियां हो, कॉन्सेप्ट हो, ताकि आपके लिए प्रश्नों को लेकर किसी तरह का यह संकोच ना हो कि यह जानकारी कहां से आई है। विषय के संबंध में पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि आपको वहां पे किसी प्रकार का कोई संकोच या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे कि मैंने एक तो पढ़ा लेकिन दूसरा नहीं पढ़ा। तो आप जो भी पढ़ें, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोशिश करें कि उसे ध्यान से सुने और देखें। आप याद रखिएगा कि जो जानकारियां आपको मिल रही हैं वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम क्लियर करने में आपकी मदद करेंगी। और इसके साथ अब हम लोग बढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों का जो अध्ययन है इसे हम मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं। आई रिपीट अगेन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। प्राचीन काल में जो सिक्के होते थे वो सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन के होते थे। साथ ही साथ भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर चिन्ह उत्कीर्ण हुआ करते थे। इसको याद रखिएगा, इन पे कोई लेख नहीं होता था और इसी कारण से ये पंचमाक्त सिक्के यानी कि आहत सिक्के कहलाते थे, जिनका काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का है। आगे इसके साथ ही साथ सिक्के जो मिले हैं उसमें हमें डेट यानी कि तिथियां, राजाओं और देवताओं के नाम भी समय के साथ अंकित किए जाने लगे। और इसी में बताया गया है आहत सिक्कों की सबसे पुरानी जो निधि हमें मिली है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिली है, जहां पे हमें आहत सिक्के मिले हैं। साथ ही साथ हिंद यवनों में बताया जा रहा है कि इन्होंने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया था और हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की थी, यानी कि सोने के सिक्कों का चलन जो था वह भी हिंद यूनानियों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। आगे उसके बाद आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सोने के सिक्कों में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो कुषाणों ने जारी किए थे और सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए जिसने वो थे गुप्त शासक। और सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्रा जारी की थी। मन में सवाल यह भी उठ रहा होगा कि स्वर्ण मुद्राओं में सर्वाधिक शुद्ध और सर्वाधिक में क्या अंतर है। तो एक तरफ आप ले सकते हैं कुषाण शासकों के बारे में और दूसरी तरफ ले सकते हैं आप गुप्त शासकों के बारे में। कुषाण शासकों के पास मान लीजिए 100 केजी सोना था और गुप्त शासकों के पास भी 100 केजी सोना था। तो
कुषाण शासकों ने क्या किया कि कुषाण शासकों ने 100 केजी में 100 गोल्ड कॉइन्स बना दिए, 100 सोने के सिक्के बना दिए, गोल्ड कॉइन अगर बना दिए। और गुप्त शासकों ने क्या किया कि गुप्त शासकों ने 100 के बदले में उन्होंने जो सिक्के थे 100 केजी, इसमें कुछ और चीजें मिक्स की, 100 प्लस सपोज 100 केजी इन्होंने सिल्वर या चांदी मिक्स कर दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो सोने के सिक्के थे इनकी संख्या उन्होंने बढ़ा दी और उसकी संख्या सपोज उन्होंने 400 कर दी। तो 400 कॉइन जो है ये यहां पर मिले और यहां पर मिले 100 कॉइन। डिफरेंस यही है कि यहां पर जो ये प्योरेस्ट फॉर्म है जबकि इसमें प्योरिटी थोड़ी सी कम है। तो गुप्त शासकों ने नंबर ऑफ कॉइन्स ज्यादा रिलीज किए गोल्ड के, जबकि कुषाण शासकों ने नंबर ऑफ कॉइन्स जो थे वो प्योरिटी के मामले में ज्यादा वाइड स्केल पे रिलीज किए। आगे इसके बाद बढ़ते हैं अनदर टॉपिक, अनदर पोर्शन पर, जो कि है आपका सातवाहनों ने कौन से सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिएगा सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी की थी। तो शीशे की जो कॉइन्स होते हैं उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट उसके बाद है अन्य पुरातात्विक साधन कौन कौन से आ जाते हैं। तो मंदिर, उसके अलावा महल, सिक्कों के अलावा मंदिर हो गए, महल हो गए, स्मारक, मूर्तियां, मृदभांड, चित्रकला, इन सभी के द्वारा भी हमें जानकारियां मिलती हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि स्मारक जो हैं, जब हम लोग स्मारकों के बारे में पढ़ते हैं तो इनको याद रखिएगा 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। स्मारकों को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है? 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं? एक देसी और दूसरा विदेशी। देसी मतलब जो देश में बनाए गए और विदेशी जो बाहर में बनाए गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर, ये सभी देसी स्मारकों की श्रेणी में आ जाते हैं। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर या अंकोर वाट मंदिर, जावा का बोरोबुदुर मंदिर, बाली से प्राप्त मूर्तियां, ये सभी विदेशी स्मारकों में आते हैं। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर याद रखिएगा दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में काउंट होता है या सबसे बड़े मंदिर में है कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर, इसे भी याद रखिएगा। आगे है मूर्तियों के संबंध में। मूर्तियों में कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिनकी बनाने की कला जो थी वो बहुत फेमस थी। ये कौन सी थी? तो याद रखिएगा गांधार कला एवं मथुरा कला का हमें विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ सारनाथ, भरहुत, बोध गया, अमरावती, ये सभी मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। मृदभांडों के बारे में बताया गया है। कलात्मक प्रगति की भी हमें यहाँ जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल के लाल मृदभांड, उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड, मौर्य युग की पहचान जो है उसमें उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड इनसे की जाती है। तो हड़प्पा काल में कौन से मृदभांड मिलते थे? क्वेश्चन है, आंसर हो जाता है लाल मृदभांड। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में कैसे मिलते थे? चित्रित धूसर मृदभांड मिलते थे। और मौर्य काल में कैसे मिलते थे मृदभांड? तो काले पॉलिश वाले मृदभांड मिलते थे। इस तरह से मृदभांड से रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन यहां आपके कवर हो गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हिस्सा आता है चित्रकला से रिलेटेड। तो चित्रकला में इसके बारे में जानकारियां हमें मिलती है। इसमें बताया गया है कि इसमें जीवन की उन्नति और भावुकता के बारे में हमें मुख्य रूप से पता चलता है। आगे इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो भीमबेटका के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। कहा जा रहा है भीमबेटका जो है, भीमबेटका का गुफा चित्र जो है ये एक पुरातात्विक स्रोत है और इससे हमें पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानकारी मिलती है। भीमबेटका अच्छे से याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहां से जो गुफा चित्र मिले हैं उनकी संख्या हजारों में है। साथ ही साथ बोला जा रहा है अजंता तथा बाघ के उन्नत गुफा चित्रों से गुप्त काल की उन्नत संस्कृति का भी पता चलता है। आगे इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट हिस्सा जो आ जाता है ये है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में आप जैसा देख सकते हैं, साहित्य का मतलब ये हो गया कि जो हमें जानकारियां प्रदान करता है पुस्तकों के द्वारा या जानकारियां जो हमें मिलती है पुस्तकों के द्वारा, वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाती है। तो साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में याद रखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है साहित्य के दृष्टिकोण से, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य।
धार्मिक साहित्य क्या है, याद रखिएगा, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पढ़ा जाता है। ब्राह्मण साहित्य यानी कि ब्राह्मण साहित्य में आ जाते हैं आपके वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र साहित्य, स्मृतियां, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सभी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद धर्मेतर साहित्य में जो आ जाते हैं उसमें पुस्तकें आ जाती हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में जैसे आ गए वेद, पुराण, ब्राह्मण, अरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र साहित्य, इनके द्वारा हमें प्राचीन समय के संदर्भ में कई तरह की जानकारियां मिलती हैं जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वेदों के बारे में जान लीजिए। भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है इसे वेद कहते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें बताया जा रहा है कि इन चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग तथा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में 1000 से 5000 ईसा पूर्व के टाइम को काउंट किया जाता है। ऋग्वेद में हमें जो जानकारियां मिलती हैं उसके संदर्भ में क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में आपको किस तरह की जानकारियां मिलती है या ऋग्वेद में क्या बताया गया है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां की गई है। आई रिपीट अगेन, ऋग्वेद में क्या किया गया है? तो देवताओं की स्तुतियां हैं। आपको 4 वेद याद रखने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उसके बाद आ जाता है अथर्ववेद। अब यहां पे पॉइंट आता है कि क्या ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है? इसका आपके लिए मेरे पास जवाब है। एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर को ये अच्छे से पता है कि आपको एग्जाम में सिलेक्शन के लिए उसे चुनना है और उसे आपको चुनना है तो 1-2 लोगों से नहीं चुनना है, बल्कि जो संख्या आएगी उसमें से आपकी योग्यता इसी बात से प्रमाणित होगी आपको जानकारियां जो हैं वो कितनी हैं और कितनी सटीक हैं। और इसके लिए बोला जाता है कि जानकारियां जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हमें यह नहीं सोचना पड़ता कि हम लोग इसे कैसे पूरा करेंगे। आगे इसके बाद बढ़ते हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें यज्ञों के नियम बताए गए हैं, विधि विधान बताए गए हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद में धर्म, औषधि, प्रयोग, उनके रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे विषयों के बारे में बताया गया है। यहां पे याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे अंतिम वेद जो है ये अथर्ववेद है। प्राचीनतम कौन सा है? ऋग्वेद। अंतिम कौन सा है? अथर्ववेद। आगे उसके बाद आ जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो बोला जा रहा है कि वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो गद्य में होते हैं। कर्मकांड की पद्धति का इसमें उल्लेख रहता है। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में यूनिक बात यह है कि इनकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी और यह वेदों की सरल तथा गद्यात्मक व्याख्या को बताता है। ऐत्रेय, शतपथ आदि प्रमुख ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण जो है, जिनके नाम आपने अक्सर सुने हैं, ये प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों में काउंट होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आरण्यक के बारे में। इसके बारे में बताया गया है जंगलों में जो ग्रंथ लिखे जाते थे उनको आरण्यक कहा जाता था और आरण्यकों की विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन पर आधारित होती थी। इसको याद रखिएगा, आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन पर होती थी और इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद की गई थी। आरण्यकों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद की गई थी, इसको अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ आरण्यक ग्रंथों को विभिन्न वेदों से जोड़ा गया है। साथ ही है अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है
किस ग्रंथ का या किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ, कोई ग्रंथ नहीं है, या फिर कोई ग्रंथ नहीं है, तो यहां पे लिखे अथर्व वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आगे उसके बाद आते हैं वेदांग के बारे में। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया भी था, तो वेदांग में बोला जा रहा है कि वेद जो हैं, वेदों के अर्थ को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी, और वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। अच्छे से याद रखिएगा कौन कौन से हुए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे उसके बाद बताया गया है उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद के बारे में कहा गया है कि दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है, वेदों का वैदिक ग्रंथों का अंतिम भाग है, और साथ ही साथ इसमें आध्यात्म, और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। तो वेदों का ये वैदिक ग्रंथों का अंतिम भाग है, कौन सा, उपनिषद, और साथ ही साथ उपनिषदों को क्या कहा गया है, तो वेदांत भी कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, वेदांत कहा जाता है। वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 108 है। इसमें से कुछ प्रमुख उपनिषद जो कि बहुत फेमस है, बृहदारण्यक, कंठ उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद बताया गया है सूत्र साहित्य के बारे में। तो सूत्र साहित्य में क्या बताया जाता है, मनुष्य के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था, सामाजिक नियम, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 3 है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो याद रखिएगा सूत्र साहित्य कितने हैं, सूत्र साहित्य 3 है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इसके बाद आ जाते हैं स्मृति के बारे में। तो बताया गया है स्मृतियों में, स्मृतियों की रचना सूत्रों के पश्चात हुई है, और साथ ही साथ इन्हें धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, धर्म शास्त्र। और बोला जा रहा है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृतियां हैं। आपने कई बार मनुस्मृति का नाम भी सुना होगा, तो याद रखिएगा मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, यह सबसे प्राचीन स्मृतियों में काउंट होते हैं। मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार कौन थे, तो बोला जा रहा है मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अर्पराक आदि हैं। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। उसके अलावा मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, ये सभी याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार में भी आते हैं। इनको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं मनुस्मृति से रिलेटेड, क्योंकि इसे कानून की पुस्तक भी कहा जाता था। आगे उसके बाद महाकाव्यों के बारे में बताया गया है। इसके बारे में आपको आधारभूत जानकारियां होंगी कि रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं। इसमें बोला जा रहा है मूलतः 6000 श्लोक थे महाभारत में, जो कि फिर 12000 हुए, फिर 24000 हुए। और साथ ही साथ यहां पर बोला जा रहा है रामायण में जो बोला गया है, महर्षि वाल्मीकि ने इनकी रचना की थी। चतुर्विंशति संहिता जो है, इसको भी कहा गया है। और महाकाव्य जो ये बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। तो रामायण के बारे में याद रखिएगा, इसे चतुर्विंशति कहा गया है, और इसमें 24000 श्लोक अभी काउंट होते हैं। आगे उसके बाद है महाभारत के बारे में। इसकी रचना किसने की थी, महर्षि व्यास ने। लिखा किसने था, गणेश जी ने। महाभारत में मुख्य रूप से 8800 श्लोक थे, और साथ ही साथ इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। श्लोकों की संख्या कितनी है, 24000 होने पर यह भारत कहलाया। और गुप्त काल में श्लोकों की संख्या इसमें बढ़ गई थी, और बढ़ने के बाद कहा जा रहा है कि 1 लाख जब इनकी संख्या हो गई, तो इनको नाम दिया गया सतसहस्त्री संहिता, और या फिर आप कह सकते हैं महाभारत। आगे बोला जा रहा है महाभारत का सबसे पहला उल्लेख मिलता है अश्वलायन गृह सूत्र में। तो क्वेश्चन बनता है महाभारत का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, याद रखिएगा अश्वलायन गृह सूत्र में सबसे पहले महाभारत का उल्लेख मिलता है। और महाभारत जो महाकाव्य है, ये कितने पर्वों में बटा हुआ है, 18 पर्वों में। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग,
भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिकी, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक एवं स्वर्गारोहण। ये 18 पर्व हैं। आपको 18 के 18 पर्व याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 18 पर्व इसमें मौजूद हैं। आगे उसके बाद आते हैं पुराण के बारे में। तो पुराणों में याद रखिएगा, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण सबसे ज्यादा वेल नोन है। इसमें राजाओं की वंशावलियों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और 18 पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के बाद बताया गया है कि मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन शासकों में ही आपको फेमस नाम मिलता है गौतमी पुत्र शतकर्णी का। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो पुराण से अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, तो वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसको याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है मार्कंडेय पुराण जो है ये मुख्यतः देवी दुर्गा से संबंधित है। मार्कंडेय पुराण किससे संबंधित है, देवी दुर्गा से संबंधित है। इसमें दुर्गा सप्तशी नामक अंश शामिल किया गया है। अग्नि पुराण में हमें तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। आई रिपीट अगेन, अग्नि पुराण में हमें किसके बारे में जानकारियां मिलती हैं, अग्नि पुराण में हमें तांत्रिक पद्धति के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इसमें गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपका बन गया, गणेश पूजा का उल्लेख कहां मिलता है, तो गणेश पूजा का उल्लेख हमें अग्नि पुराण में मिलता है। 18 पुराण कौन कौन से हैं, तो 18 पुराण में आ जाते हैं ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, कुर्म पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण और नारद पुराण, वराह पुराण और ब्रह्मांड पुराण। रामायण, महाभारत एवं प्रमुख पुराणों में याद रखिएगा अंतिम रूप से संकलन जो इनका किया गया ये 400 ईस्वी के आसपास हुआ। ठीक है, इसके बारे में जानकारियां हमें मिलती है स्पष्ट रूप से। साथ ही साथ बताया गया है कि ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें कहां से मिलता है, तो ये हमें मिलता है पुराणों से। जैसा कि मैं आपको बता रहा था बौद्ध साहित्य के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में बौद्ध साहित्य के बारे में बताया गया है। कहा जा रहा है कि बौद्ध साहित्य के प्रमुख 2 भाग हैं, जातक और पिटक। जातक कथाएं जो हैं ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथानक वृतांत के बारे में बताता है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज की प्रवृत्तियों के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि यह 2री शताब्दी तक की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ये त्रिपिटक है। इनकी रचना बुद्ध के निवान प्राप्त करने के बाद हुई थी। त्रिपिटक की भाषा पाली है। तो कुल 3 पिटक है जिनके बारे में पढ़ना है बौद्ध साहित्य में, सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। साथ ही साथ सूत पिटक का विभाजन 5 निकायों में किया गया, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं, दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम बताए गए हैं। इसके 4 भाग हैं, सूत विभंगु, खंदक, पातिमोक्ष, परिवार पाठ। अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षा का दार्शनिक विवेचन हुआ है और इस पिटक से संबंधित 7 ग्रंथ है, जिसमें कथा वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है। नेत्री प्रकरण तथा अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ है जिनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। और इस तरह से बौद्ध साहित्य से हमें पिटक और उसके अलावा सुत पिटक के विभाजन के बारे में जानकारियां मिलती हैं। आगे उसके बाद अनदर पोर्शन आ जाता है जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य में बताया गया है कि प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा उन्हें पूर्व कहा जाता था। प्राचीनतम जैन ग्रंथों को क्या कहते थे, पूर्व कहते थे। और साथ ही साथ बताया गया है कि इनके द्वारा, महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत जो है इनको इसमें संग्रहित करके रखा गया है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में है। जैन साहित्य में आगमों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र शामिल हैं। आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई है।
और जैन साहित्य में पुराणों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसे चरित कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, जैन साहित्य में पुराणों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसे चरित कहते हैं। आगे बोला जा रहा है ये प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश भाषाओं में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हमें ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया था। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, त्रिष्टि लक्षण, महापुराण, भद्रबाहु चरित, आवश्यक चूर्णी सूत्र, ये सभी प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है अनदर पोर्शन धर्मेत्तर साहित्य के बारे में। धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का हमें विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में पता चलता है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। एग्जाम का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में पता चलता है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस और सोमदेव के कथा सरित सागर से हमें जानकारियां मिलती हैं। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी है, जिससे हमें मौर्य काल की घटनाओं के बारे में जानकारियां मिलती है। आई रिपीट अगेन, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी से हमें मौर्य काल की घटनाओं के बारे में जानकारियां मिलती हैं। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्नि मित्र से हमें मालविकाग्नि मित्र नामक जो नाटक है, इससे हमें शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। याद रखिएगा, मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश के बाद आया था, वो आया था शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। इसने किया क्या था, अंतिम मौर्य सम्राट था वृहद्रथ, वृहद्रथ की हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक से। आगे बोला जा रहा है कालिदास का रघुवंशम है, जिसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में पता चलता है, मतलब 10 दिशाओं पे उसने शासन किया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। सोमदेव के कथा सरित सागर एवं क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी में राजा विक्रमादित्य की कुछ परंपराओं का भी हमें उल्लेख मिलता है। शूद्रक के मृच्छकटिकम और दंडी के 10 कुमार चरितम में गुप्तकालीन समाज का हमें सुंदर चित्रण मिलता है। बाण भट्ट का हर्ष चरित है, इसमें हर्ष की उपलब्धियां, वाकपति के गौड़वाहों में कन्नौज शासक यशोवर्मन और विल्हन के विक्रमांक देवचरित में कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ संध्याकर नंदी हैं, जिनके रामचरित में पाल शासक रामपाल, हेमचंद्र, द्वायाश्रय काव्य में गुजरात के शासक कुमार पाल, पद्मगुप्त के 9 सहस्रांक चरित्र में परमार वंश तथा जैनांक के पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। तो ये सभी फैक्चुअल डेटा हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बनाने में। आगे याद रखिएगा, कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, इसे भारतीय इतिहास की पहली प्रामाणिक पुस्तक बोला जाता है। यह कश्मीर के राजाओं के इतिहास को बताती है। यह 12वीं सदी में लिखी गई थी और इसे 8 तरंगों यानी मूल पाठों में बांटा गया है, जिसमें कालक्रम, आलोचना, विश्लेषण और तार्किकता के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। इसी तरह से बताया गया है दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास जो है यह संगम साहित्य से हमें ज्ञात होता है। संगम साहित्य मूल रूप से तमिल और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें चोल, चेर, पांड्य शासकों के बारे में उनके समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति का विवरण मिलता है। पल्लव एवं बाद के चोल शासकों का इतिहास हमें मिलता है मंदी कलम्बकम, कलिंग तु पूर्णी और चोल चरित्र से। आगे इसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन बताया गया है विदेशी विवरण। तो विदेशी यात्रियों के द्वारा भी हमें जानकारियां मिलती है, जिसमें रोम, यूनान और साथ ही चीन के लेखक और अरब के लेखकों के द्वारा ये जानकारियां मिलती है। रोम के लेखक कौन कौन से थे, तो रोम के लेखकों में हमें नाम मिलते हैं हेरोडोटस, ठीक है, उसके बाद टीसियस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको बोला जाता है। और आगे बताया जा रहा है 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी।
इसी तरह से अनदर आपका आ जाता है, सिकंदर के साथ भारत आने वाले कौन कौन से यूनानी लेखक थे? निर्याकस, अनासिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, इनके बारे में जानकारी मिलती है। अरिस्टोबुलस ने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ द वॉर। और साथ ही साथ बताया जा रहा है सिकंदर के पश्चात आने वाले लेखक कौन थे? इनके राजदूत जो थे वो 3 राजदूत थे, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस। मेगास्थनीज की ही किताब है जिसका नाम है इंडिका, अच्छे से याद रखिएगा, मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका। आगे बोला जा रहा है इंडिका में क्या मिलता है? मौर्य प्रशासन, समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक किताब है जो बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा जानकारियां इनसे मिलती है, रिलायबल बहुत ज्यादा मानी जाती है। इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसमें भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। लैटिन भाषा में लिखित नेचुरल हिस्टोरिका में भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के अलावा भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की भी जानकारी हमें यहां से मिलती है। उसी तरह से यूनानी भाषा में टॉलमी की किताब है जिसका नाम है ज्योग्राफी, और प्लूटार्क और स्ट्रेबो की रचना है जिसमें प्राचीन भारत से संबंधित जानकारियां हमें मिलती हैं। आगे उसके बाद चीनी यात्रियों के बारे में बताया गया है। कहा गया है चीनी यात्रियों के बारे में हुएन्स, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग के विवरण हमें यहां मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए फाहियान की प्रसिद्ध रचना फो क्यो की और अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज में हमें जानकारियां मिलती हैं गुप्त काल के बारे में। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे फाहियान, भारत, इनकी रचना है फो क्यो की, और ऐसे ही उसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि इसमें इसके अतिरिक्त इसमें हमें जानकारियां क्या मिलती है? तो गुप्तकालीन भारत के समाज, राजनीति, संस्कृति तथा बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में जानकारियां मिलती है। सुंगियन के बारे में बताया गया है। सुंगियन ने भारत में 3 वर्षों की यात्रा की थी और इसने बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां भी भारत से प्राप्त की थी। तो चीनी यात्रियों में फाहियान हो गया, उसके बाद सुंगियन हो गया। इसके अलावा आपको नाम मिलेंगे, इत्सिंग का भी नाम मिलता है, हुएनसांग का नाम मिलता है। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसकी किताब का नाम था सी यू की अथवा एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड, और इसमें भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। 7वीं शताब्दी में भारत आए इत्सिंग की पुस्तक थी अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया एंड द मलय द्वीप समूह, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड द मलया आर्किपिलागो। ये किताब इत्सिंग ने लिखी थी, इसको भी याद रखिएगा। इससे बहुत ही ज्यादा जानकारियां हमें मिलती है। इंडोनेशिया के बारे में भी यहाँ विवरण हमें दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि विवरण के अतिरिक्त कहा जा रहा है मतवालिन ने हर्ष के पूर्व अभियान तथा चाओ जू कुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। तो चोल कालीन इतिहास के बारे में कौन बताता है? चाओ जू कुआ। तो ये भी एक स्रोत आपका बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है। चोल कालीन इतिहास के बारे में जानकारियां कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा चाओ जू कुआ ने इसके बारे में बताया है। इसके बाद बताया जा रहा है तिब्बत के लेखक है तारानाथ। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नाम से रचनाएं की जिसमें उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डाला है। एंड देन आ जाता है हमारा अरब यात्री, मेडिवल से पहले का हिस्सा, अर्ली मेडिवल भी से कई बार बोला जाता है। इसमें हमें 9वीं सदी के मध्य में भारत आने वाले यात्रियों के बारे में पता चलता है, अरब यात्रियों के बारे में पता चलता है। सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार राजाओं के बारे में इसमें बताया है। अल मसूदी नाम के एक व्यक्ति थे जो आते हैं, इन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता और उनके आगमन के बारे में बताया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल बरूनी, जो कि बहुत ही फेमस है, वेल नोन है, इनके बारे में बोला जा रहा है कि अल बरूनी की रचना थी तहकीके हिंद। इसमें गुप्तोत्तर कालीन समाज का विविधतापूर्ण वर्णन हमें दिखाई देता है। और इस तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इनको मैंने आज आपको बताया। ये जानकारियां एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी जेएसएससी सीजीएल में, ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। और इसी के साथ मैं दिग्विजय सर आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। द प्रयास इंडिया हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके लिए कार्यरत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जोहार झारखंड।